1757 में हमारे तिलका माझी दुमका क्षेत्र में महान वीर, बहुत बड़े योद्धा, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति 1757 में आवाज बुलंद की और उनको अंग्रेजों ने बहुत दिनों के बाद तिलका माझी को पकड़ने में वो कामयाब हुए और उनको मृत्युदंड दिया गया। भागलपुर, आज का भागलपुर के मुख्य चौराहे पर आज कभी जाएंगे आप, बड़े होंगे तो, या बड़े जब भी जाएंगे आप देखेंगे तिलका माझी की आदम का प्रतिमा लगी हुई है। 1757 का हीरो, 1857 का हीरो हमारे मंगल पांडे, सिद्धू कानू, फूलो झानो, उसके बाद फिर हमारे आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी जो थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बिरसा मुंडा, उसके बाद उन बलिदानियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली। पहला काम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह है, हमको बलिदानियों को याद करना है, उनका गुणगान करना है, उनके जीवन को से प्रेरणा लेनी है और उन्हें नमन करना है और दिल से नमन करना है। दूसरी बात है, आज का दिन जो 47 के बाद 78 साल बीत गए, 47 के बाद आजादी के आज 78 साल पूरे हो गए, तो इस आजादी को बरकरार रखने के लिए, 78 साल की आजादी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के सेनाओं ने, अर्धसैनिक बलों ने, पुलिस ने और बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया। आजादी के बाद हमारा देश की परंपरा, भारत की परंपरा बलिदानी परंपरा। आजादी के बाद भी, आज भी अगर आप समाचार पत्र देखते हैं, दूरदर्शन अगर देखते हैं, तो समाचार देखने को आपको मिलेगा, जानने को मिलेगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन वहां पर हमारे सेना के जवान, अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हो गए। तो इन 78 सालों में आजादी के पश्चात जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको भी नमन करने का दिन है, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। यह 15 अगस्त। बच्चों, ये तो दो बलिदानियों की कहानी हो गई। इसके बाद तीसरा प्रण और तीसरा काम मेरा यह होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस में, और होता है कि 47 के बाद विगत 78 सालों में देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में जिन लोगों का अपार सहयोग रहा, उनको भी आज नमन करने का दिन है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है, याद करने का दिन है। यह 15 अगस्त हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, रोमांचकारी है, हृदय को विदरित करने वाली है। सज्जनों, बच्चों, आपके जैसा हम जब प्राथमिक शिक्षा, जली अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनसे चिनगारी,
चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए अपना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं। आपकी तरह मैं भी सुनता था। आपको जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी उसी स्थिति में था। मुझे भी वो पंक्तियों का क्या भाव है, क्या महत्व है, कितनी गहराई है उन पंक्तियों में, मुझे भी आपके तरह प्राथमिक कक्षा में मैं था, सुनता तो जरूर था आजादी दिवस में, लेकिन उसके महत्व को नहीं जानता। 25 साल की उम्र के बाद जब अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जब उतरा और थोड़ा परिपक्वता आई, तो मुझे वो पंक्ति झकझोर गई कि हमारे सर क्या कहते थे, कितनी बड़ी बात कहते थे। तो आगे जब आप पढ़ेंगे प्राथमिक कक्षा में, हमारा मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं होता है, परंतु ये पंक्तियां हमारे बलिदानियों की गाथा लिखी हुई है पंक्तियों। माखनलाल चतुर्वेदी इन पंक्तियों के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग किया, उनके प्रति वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो कुर्बानी बहुत बड़ी गाथाएं हैं हमारी आजादी के आंदोलन में, और इसमें कुछ विकृति हमारे, यह बात है 399, अर्थात आज से 2100 साल पहले हमारा देश कैसा था, उसकी झलक, उसकी वानगी, उसका एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं, और बिल्कुल सच्ची घटना, ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्ची कहानी। तो 399 हमारे यहाँ चीन से एक यात्री आया, चीनी यात्री, चीन देश से एक यात्री हमारा देश भ्रमण करने के लिए आया था। उसका नाम है फाहियान। उसका नाम क्या है? फाहियान। याद रखना, चीन का यात्री 399 ईस्वी सन में हमारे देश भारत का भ्रमण करने आया था। तो उसने अपने यात्रा वृत्तांत में 12 साल वो हमारे देश में रहा। उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी, इतना तक कि बैलगाड़ी का भी अभाव, घोड़े थे और कुछ वैसे ही साधन थे जिस पर 12 साल रह करके उन्होंने पूरे भारत का यात्रा किया और अपने यात्रा वृत्तांत को उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सच्ची घटना और सही बात जो मैं कहने जा रहा हूं। फाहियान जब भारत आए तो उस समय हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस राज्य का नाम मगध राज्य, उसका हिस्सा हमारा झारखंड भी था। तो दिल्ली से होते हुए वो मगध आया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज का पटना है। वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद एक दिन उनको अवसर मिला मगध राज्य के छोटे राज्य की राज्यसभा में जाने का। मगध राज्य के अंतर्गत बहुत से और छोटे छोटे राज्य थे, तो वहां की राज्यसभा में फाहियान गए। कौन गए? फाहियान। राज्यसभा में जब गए तो उस राज्य का जो प्रधान थे, जिसको राजा कहें, वो थे, दीवान थे, मंत्री थे, उनका जो भी थे मंत्रिमंडल उनके साथ बैठे हुए थे। और फाहियान वहां पर पहुंचे। वहां पर फाहियान ने देखा कि एक मुकदमा चल रहा था राज दरबार में। उस राज्य की राज्यसभा में उस दिन, जिस दिन फाहियान पहुंचा था, एक मुकदमा चल रहा था। कैसा मुकदमा? दो किसानों के बीच का मुकदमा।
दो किसानों के बीच का विवाद था। विवाद क्या था? विवाद यह था कि एक किसान ने अपनी कुछ जमीन दूसरे किसान को बेच दी थी। एक किसान ने अपनी कुछ जमीन दूसरे किसान को बेच दी थी। तो दूसरे किसान उस पर अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। कुछ सालों के अंतराल में, कुछ वर्ष के पश्चात, जिस किसान ने उस खेत को जोत रहा था, खेती कर रहा था, खेत के नीचे से उससे एक सोने का सिक्का से भरा हुआ एक घड़ा मिला। दूसरे किसान को मिला जिसने खरीदा था। क्या मिला? सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसने, दूसरे किसान ने उस घड़े को लेकर के राज दरबार में उस दिन, दूसरे किसान ने राजा से कहा कि महाराज, मैं ये जो किसान हैं इनसे मैं जमीन खरीदा हूं खेती करने के लिए। मैं तो प्रत्येक साल खेती कर रहा हूं, जमीन पर मेरा कब्जा है, लेकिन मैं इनसे ये सोने से भरा हुआ घड़ा नहीं खरीदा था। इसलिए यह घड़ा जो है, सोने से भरा हुआ घड़ा, यह मेरा नहीं है, यह उसका है। पहला किसान का। तो जवाब पहला किसान से पूछा गया, आप इसमें कुछ बोलिए। तो पहला किसान ने कहा कि महाराज, मैं तो जमीन इसको बेच दिया हूं, मिट्टी इसको बेच दिया हूं, खेती बाड़ी करने के लिए थोड़ी बेचा हूं। ये तो पूरा संपूर्ण जमीन जो है उसका ये मालिक है। इसका नीचे क्या निकलेगा, ऊपर में क्या उगेगा, क्या, तो ये घड़ा जो है ये मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस जमीन को इसको बेच दिया हूं। पहले किसान ने जवाब दिया। उसके बाद असमंजस की स्थिति हो गई। दोनों किसान में से कोई भी घड़ा लेने को तैयार नहीं। तो मंत्री ने, राजा ने मंत्री से कहा कि इसका क्या उपाय होगा। तब मंत्री ने कहा कि इसको राजकोष में जमा कर दिया जाए, क्योंकि पहला किसान भी लेने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा किसान भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि राजकोष में पाई पाई का हिसाब है कि वो कहां से आया, राशि कहां से आई और राशि कहां जाएगी, इसका हिसाब राजकोष में रहता है। इसका मालिक कौन है, इसलिए इसको राजकोष में जमा नहीं किया जा सकता है। राजा भी उसको स्वीकार नहीं करते। इसको सोने से भरे घड़ा, सोने के सिक्के से भरे घड़ा। फिर राजा ने कहा एक काम करते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों की, पब्लिक की एक कमेटी बना देते हैं और उन लोग निर्णय करेगी कि यह घड़ा किसका है और किसको लेना चाहिए। पब्लिक की कमेटी बनी, कमेटी में मंत्रणा हुआ, विचार हुआ। उसी दिन तत्काल कमेटी ने घड़ा लेने से इनकार कर दिया। कमेटी ने कहा कि महाराज, सबसे पहले आप यह फैसला कीजिए कि इस घड़े का मालिक कौन है। जब तक इसका मालिक कौन है इसका फैसला नहीं हो जाता है, हम इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे इसको हम ग्रहण करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे। उपस्थित सज्जनों, प्यारे बच्चों, ये है हमारे देश की परंपरा। जरा सोचिए, बिल्कुल सही घटना फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। जब आप बड़े होंगे सर्च करेंगे या आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही घटना। ये बातें जो मैं बताया, जो कहा, इससे क्या सीख हमें मिलती है कि हमारे यहाँ के लोग जो थे कितने निस्वार्थी थे, कितने त्यागी थे। सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा को लेने के लिए कोई तैयार नहीं।
किसान भी तैयार नहीं, राजा भी तैयार नहीं और ग्रामीण भी तैयार नहीं। यानी आज से 2100 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे उन लोग में लोभ की मात्रा बिल्कुल नहीं थी, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी उनमें। बच्चों, आज परिस्थिति बदल गया। आज हमको जिस चीज का ये कहानी जिस चीज के लिए हमको प्रेरित करती है उसका घोर अभाव हमारे देश में देखने को मिल रहा है। यह दायित्व तो आपके कंधों में है कि इन दुर्गुणों को, इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। जीवन में हमने लड़ाई अभी भी जारी है दुर्गुणों के प्रति, बुराइयों के प्रति। जो भी बुरे विचार देखने को मिलते हैं, जो भी बुरे संस्कार देखने को मिलते हैं, उसके प्रति हम संघर्षरत हैं। परंतु हमसे अधिक जिम्मेवारी, हमसे अधिक बड़ी भूमिका आपके कंधों पर है, ताकि आने वाला दिन हमारा देश ठीक उसी गुण से संपन्न हो जाए, यहाँ के लोगों में वो गुण विकसित हो जाए जो गुण फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। बच्चों, लगभग हमारे देश का गुलामी का सिलसिला शुरू हुआ 712 ईस्वी सन में मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमण सिंध नदी को पार करके किया। राजा दाहिर से उसकी मुलाकात हुई, राजा दाहिर को उसने मारा और ये लूट का सिलसिला जारी रहा। लोग आते गए, हमारा देश के जो खजाने थे उनको लूट करके लोग चले जाते थे। गुलामी का सिलसिला वहां से शुरू हुआ है 712 ईस्वी सन से। अंतिम लेकिन हम लोगों ने 712 से 1192 यानी पृथ्वीराज चौहान के मौत, पृथ्वीराज चौहान का गौरी के साथ तराइन की मैदान में जो युद्ध हुआ वो मील का पत्थर साबित हुआ। उसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जो एक बहुत बड़े योद्धा थे मारे गए और गौरी ने यहाँ पर दिल्ली में अपना सल्तनत कायम किया, वो लौट के नहीं गया। वहां से हमारी गुलामी का सिलसिला शुरू हुआ जो कि लगभग 1857 तक कमोबेशी जारी रहा। लेकिन आप जरा सोचिए, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए, 1192 तक लड़ाई चली। ये 500-600 साल में हमारी जितने रियासतें थी, हमारे देश में जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने कोई शिक्षा नहीं लिया, उनके आक्रमण से कोई शिक्षा नहीं लिया। ये हम भारतीयों की एक विशेषता है, किसी चीज को भूल जाना, सो जाना, और ये विशेषता आज भी दिखाई पड़ रही है। बहुत सी अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने से कतराते हैं, कुछ कदम उठाने से हम संकोच करते हैं। 712 से 1192 तक का काल बहुत लंबा काल था। किसी राजा महाराजाओं ने कोई सबक लेना नहीं शुरू किया कि भाई हमको एक होना चाहिए। ये जो सिंध के पार से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर तहस नहस कर रहे हैं, हमारे मंदिरों को लूट रहे हैं, हमारे जितने भी भंडार हैं उनसे वो हमारे रत्नों को लूट के ले जा रहे हैं, लेकिन सब अपनी धुन में रहे, यानी अलग अलग खेमे में बटे रहे। दक्षिण वाले बोले कि पूरब वाले को लूटा जा रहा है, पूरब वाले बोले पश्चिम वाले को लूटा जा रहा है। तरह तरह की भ्रांतियां, और उसका परिणाम हुआ कि देश गुलाम हो। और इसी गुलामी को हमारे बलिदानियों ने 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जहां से इसकी चिंगारी
फूटी निकले। इसके पीछे थोड़ा सा अगर जाएंगे तो 1757 में हमारे यहाँ पर तिलका माझी दुमका क्षेत्र में महान वीर, बहुत बड़े योद्धा, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति 1757 में आवाज बुलंद की और उनको अंग्रेजों ने बहुत दिनों के बाद तिलका माझी को पकड़ने में वो कामयाब हुए और उनको मृत्युदंड दिया गया। भागलपुर, आज का भागलपुर के मुख्य चौराहे पर आज कभी जाएंगे आप, बड़े होंगे तो, या बड़े जब भी जाएंगे आप देखेंगे तिलका माझी की आदम का प्रतिमा लगी हुई है। 1757 का हीरो, 1857 का हीरो हमारे मंगल पांडे, सिद्धू कानू, फूलो झानो, उसके बाद फिर हमारे आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी जो थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बिरसा मुंडा, उसके बाद भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, उनको आज याद करने का दिन है। इन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत त्याग, सब कुछ देश के प्रति निछावर कर दिया जो भी उनके पास था। थोड़ा मैं फिर एक घटना, सच्ची घटना का थोड़ा मेरे जेहन में आगे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। एक जो मैं बात कर रहा हूँ उसका एक दृष्टांत पेश करना चाहूंगा, एक वानगी पेश करना चाहूंगा। कोलकाता में वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास उनका नाम, के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और बिल्कुल निःशुल्क कलकत्ता जैसे शहर में। तो एक बार उनके पास रुपयों की कमी हो गई, तो कलकत्ता में किसी मित्र से या किसी शुभचिंतक से उन्होंने कुछ रुपये उधार लिए, 5-10 हजार रुपये उधार लिए कि भाई बहुत जरूरी है, हमको जरूरत है, आप दे दीजिए। चूंकि परिचित थे उन्होंने उनको दे दिया। चितरंजन दास अपने काम में बिजी, जो दिए थे उनके मित्र 15 दिन महीना भर के बाद तगादा करने लगे कि भाई हमको पैसा वापस कीजिए। चितरंजन दास जी ने 6 महीना टाल दिया कि नहीं आज हमको फुर्सत नहीं है, जब भी जाए नहीं आज हमको फुर्सत नहीं है, बाद में रुपया दे दूंगा। ऐसे ही जब कुछ लंबा समय बीत गया, साल 2 साल, तो एक दिन वो उधार देने वाला व्यक्ति आया और सीधे जा करके नौकर से बोला कि आज मैं पैसा लेके जाऊंगा, और उनका ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया। बैठ गए, बोले कि भाई जाकर के वकील साहब को बोलो कि मेरा जो बकाया है वो दे देंगे, जो मैं उधार दिया हूँ पैसा आज दे देंगे, और आज मैं पैसा लेके जाऊंगा। नौकर ने जाके भीतर, मीटिंग चल रही थी, हमारे स्वतंत्र सेनानी बैठे हुए थे, केसों के बारे में चर्चा हो रही थी, बोस बिजी थे, चितरंजन दास बिजी थे। नौकर ने आके कहा कि साहब बहुत बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो आज पैसा लेके जाऊंगा। इसी बीच एक मुवक्किल आ गया, एक मुवक्किल आ गया और नौकर से कहा कि भाई हम बहुत एक बड़ा केस में फंस गए हैं, तो हमको मदद चाहिए, वकील साहब से मिलना है। तो नौकर ने जाके बताया, नाम पता जब दिया, तो चितरंजन दास ने कहा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, आज हम नहीं मिल सकते हैं, हमको देश से संबंधित जो भी काम है, घटनाएं हैं, केस हैं, उसके लिए हम आज बहुत बिजी हैं। तो लौट के आके नौकर ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो आज समय नहीं दे पाएंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं 10,000 रुपया दूंगा, इस केस को लड़ने के लिए मैं 10,000 रुपया दूंगा, जाके बोल दो वकील को, चितरंजन दास को। नौकर गया, बोला 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है, पैसा लेके आया है, तो थोड़ा आप सुन लीजिए। बोला कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं केस नहीं सुन सकता। तब फिर नौकर लौटा, मुंह लटकाए, तो फिर इसने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपया दूंगा।
मैं 1 लाख रुपया दूंगा, जरा वकील साहब को बोलो आकर के मेरा केस जरा सुन ले और इसको ले ले। वो जो उधार देने वाला था वो व्यक्ति सब देख रहा था, सुन रहा था, वो वही सोफा पर बैठा हुआ था। तब फिर 1 लाख का ऑफर किया, चितरंजन दास ने डिनाई कर दिया कि नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास अभी देश के लिए करने के लिए जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसी में मेरा समय जाया हो रहा है, इसके अतिरिक्त मेरे पास समय नहीं है। फिर नौकर ने आके कहा कि भाई वो तो नहीं मान रहे हैं, 1 लाख रुपया में भी कह रहे हैं कि हम नहीं सुने। तब वो जो उधार दिया था उस व्यक्ति का आंख खुला। उस व्यक्ति ने बिना परमिशन का वो अंदर गए, चितरंजन दास से मिले और उनके पैर में वो गिर गए। त्याग देखिए, और चितरंजन दास के सामने जितने भी बैठे हुए थे सब स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं के केस को सुन रहे थे, उसी पर विचार कर रहे थे। लेकिन 5000 रुपया का उनका उधारी है, व्यक्ति को चुकाना है, 1 लाख रुपया की आमदनी को वो लात मार दे रहे हैं। इसके लिए, देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, मातृभूमि के लिए, ये जज्बा रहा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। बड़े होकर के बच्चों जब आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे, जीवनी को पढ़ेंगे, बहुत प्रेरणाएं हैं, बहुत सीखने की चीजें मिलेंगी और आपको उससे लाभ होगा। अंत में चितरंजन दास जी का मृत्यु के पहले उनका घर नीलाम हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, उतने महान वकील, इतने बड़े वकील, अगर वो चाहते तो उस जमाने में लाखों करोड़ों का वो संपत्ति बना करके इस दुनिया से विदाई होते, लेकिन उनका घर का पैतृक आवास जो था जिसमें वो रहते थे, पैसा के अभाव में कोर्ट में फीस जमा करने के लिए उस घर को बेच दिए और सारा पैसा उन स्वतंत्रता सेनानियों के केस में कोर्ट में लग गया। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ गुजरे हैं, तब बच्चों ये दिन आया है और ये मौका हमें मिला है, आज उनका गुणगान करने का दिन है। मैं समय ज्यादा हो रहा है, बातें तो बहुत सी अनेक करने की हैं, लेकिन बड़े होकर के आप जरूर को चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ध्यान लगा करके आप पढ़ें। शिक्षा के बिना विकास की कल्पना कोरी है, इसलिए जो भी समय मिले अनुशासन पूर्वक उस समय का सदुपयोग करें। माता पिता के आदेश को माने, आस पड़ोस के लोगों से, विद्यालय से, सभी से अनुशासन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आप पेश आए। यही हमारे देश का आपके द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ सब कोई जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।